2014 में देश में 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए। नतीजे आए तो फिर एक नए युग की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी 10 सालों के बाद सत्ता में लौटी पूर्ण बहुमत के साथ। 21 मई को उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित प्रधानमंत्री पद के चेहरे और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल कमला बेनीवाल को अपना इस्तीफा सौंपा। 26 मई को उन्हें शपथ लेनी थी। इस बीच वो गुजरात के 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित करना था और ये उनकी उत्तराधिकारी बनी लंबे समय से उनके कैबिनेट में मंत्री रहीं आनंदीबेन पटेल। नमस्कार, सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में आपका स्वागत। आज के इस अंक में बात इन्हीं आनंदीबेन पटेल की होगी। क्योंकि गुजरात के सियासी सफ़र की हम बात कर रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्रियों के सियासी सफ़र और वहाँ के जो राजनीतिक हालात रहे उनकी बात हम कर रहे हैं। अब तक हम आपको 14 मुख्यमंत्रियों का किस्सा बता चुके हैं कि किस तरीके से इन 14 मुख्यमंत्रियों ने अपनी कुर्सी पाई थी और फिर किन कारणों से, किन सियासी समीकरणों और हालातों की बदौलत इन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी। आनंदी पटेल के सियासी सफ़र को हम जानेंगे उनकी राजनीति को, पर उससे पहले थोड़ा सा उनके जो व्यक्तिगत उनका जीवन है उस पर नज़र डाल लेते हैं। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का जन्म 21 नवंबर 1941 को मेहसाणा जिले के बीजापुर तालुका के खरोद गांव में हुआ था। इनका जो पूरा नाम था वो आनंदीबेन जेठाभाई पटेल था। जेठाभाई पटेल इनके पिता का नाम था। इनके जो पिता थे वो एक गांधीवादी नेता थे और तमाम जो उस समय समाज में बुराइयां व्याप्त थीं उनको वो नहीं मानते थे। मसलन महिलाओं की शिक्षा को लेकर के या तमाम जाति पात इस तरीके की चीज़ों को वो नहीं मानते थे, इनका विरोध करते थे। इसके चलते उन्हें कई बार गांव निकाला भी मिला था। आनंदीबेन पटेल पिता के इन विचारों से प्रभावित रहीं और उन्होंने भी अपने जीवन में इन चीज़ों को लागू किया था। शिक्षा को लेकर के आनंदीबेन पटेल के पिता बेहद गंभीर थे। साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल की भी रुचि शिक्षा में खूब थी, जिसके चलते उनकी पढ़ाई लिखाई चालू हुई। 4वीं तक उनकी पढ़ाई लिखाई गांव के स्कूल में चली। इसके बाद जब आगे उनको पढ़ना था तो 4वीं में उनको ब्याज स्कूल में दाखिला लेना था। वहाँ पर लड़कियाँ नहीं पढ़ा करती थीं, पर इनका दाखिला हुआ। 700 बच्चों में वो इकलौती बालिका थीं जो उस समय वहाँ पर शिक्षा ले रही थी। इसके अलावा जब वो स्नातक की उन्होंने पढ़ाई की तो स्नातक के प्रथम वर्ष में भी विसनगर में जब वो भीलाबाई कॉलेज में थी, 1960 का समय था, तब भी वो प्रथम वर्ष में इकलौती छात्रा थी जो उस समय स्नातक की पढ़ाई वहाँ उस स्कूल से कर रही थी। 1962 में इनका विवाह मफतलाल पटेल के साथ हो गया। फिर 1965 में ये उनके साथ ही अहमदाबाद आ गई। यहाँ से उन्होंने स्नातकोत्तर किया, एमएड की पढ़ाई की और फिर वो मोहनीबा जो कन्या विद्यालय था वहाँ पर वो अध्यापन का कार्य करने लगी। फिर आगे इसी स्कूल में वो प्रिंसिपल हुई और यही वो स्कूल है जो आनंदीबेन पटेल की राजनीति में एंट्री का कारण बना। दरअसल 1987 में स्कूल की तरफ से एक पिकनिक टूर गया नर्मदा नदी के किनारे। उस समय आनंदीबेन पटेल उस स्कूल की प्रिंसिपल हुआ करती थी। जब वहाँ पर पिकनिक के लिए बच्चे और अध्यापक गए हुए थे, उस समय 2 लड़कियाँ नर्मदा नदी में डूबने लगीं। आनंदीबेन पटेल ने आओ देखा न ताओ वो नदी में कूदी और दोनों बच्चों को बचा करके बाहर लाईं। ये घटना वहाँ की लोकल मीडिया की सुर्खी बनी, जिसके बाद उन्हें वीरता पुरस्कार मिला। इसी समय भारतीय जनता पार्टी की नज़र इस खबर पर पड़ी कि आनंदीबेन पटेल चूँकि पहले से मीडिया की सुर्खियों में चल रही थी, इनके जो पति थे वो शंकर सिंह वाघेला के करीबी थे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये ऑफ़र किया कि आनंदीबेन पटेल को राजनीति में आना चाहिए। आनंदीबेन पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। इसके बाद उन्हें गुजरात की महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद वो लगातार भाजपा के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगीं। साल 1992 में जब मुरली मनोहर जोशी जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब एकता यात्रा निकाली, उसमें भी आनंदीबेन पटेल ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था।
अगर आपको याद हो तो नरेंद्र मोदी के एपिसोड में भी हम इस यात्रा का जिक्र कर चुके हैं, जिसका संचालन नरेंद्र मोदी के जिम्मे किया गया था। शंकर सिंह वाघेला के कहने पर ये राजनीति में आई। फिर शंकर सिंह वाघेला के ही कहने पर साल 1994 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें पहली बार राज्यसभा का सदस्य बनाया। बतौर राज्यसभा सांसद चीन में हुए चौथे वर्ल्ड वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। साल 1996 में जब शंकर सिंह वाघेला ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की तो वो बजाय वाघेला के साथ जाने के अपने जो राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी उसमें वो रहीं और आगे चलकर भाजपा ने उन्हें इसका इनाम भी दिया। 1998 में जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए तो आनंदीबेन पटेल को मांडल की सीट से विधायक का चुनाव लड़ाया गया। हालांकि अभी उनका राज्यसभा में कार्यकाल 2 साल का बाकी था, इसके बावजूद भी उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। वो चुनाव जीती, विधायक हुई और फिर केशुभाई पटेल के सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। मंत्रालय मिला शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का वो जिम्मा उठाया उन्होंने। फिर इसके बाद साल 2002 में जब दूसरी बार वो विधायक चुनी गई, फिर मंत्री रही, तब से 2014 तक वो लगातार विधायक रही और जो सरकार थी उसमें वो मंत्री होती रहीं। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र में जाने लगे यानी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनको उत्तराधिकारी बनाया गया। क्योंकि पटेल वोटर्स का एक वहाँ पर वर्चस्व है गुजरात में और इसी के मद्देनज़र पटेलों के नेता होने के नाते आनंदीबेन पटेल को ये जिम्मा सौंपा गया था। इसके अलावा चूँकि वो लंबे समय तक नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट में रह चुकी थी तो उन्हें फिर 22 मई 2014 को आनंदीबेन पटेल गुजरात की 15वीं और बतौर महिला पहली मुख्यमंत्री बनी। उनका कार्यकाल शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छा रहा पर आगे चल कर के उन्हें अपनी बेटी अनार पटेल के चलते सुर्खियों में वो आ गई। जो अनार पटेल के पति थे जयेश पटेल, वो कारोबारी थे और अनार पटेल और जयेश पटेल के चलते आनंदीबेन पटेल पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के। दरअसल कांग्रेस पहले से ही आरोप लगाती चल रही थी कि वो भाजपा की सरकार ने जयेश पटेल की कंपनी को बेहद कीमती ज़मीन जो थी वो कौड़ियों के भाव दे दी थी। उनका कहना था कि करीब 50 लाख रुपए प्रति एकड़ की ज़मीन इस जयेश पटेल की कंपनी को 60,000 रुपये प्रति एकड़ में बेच दी गई। ये एक मुश्किल दौर था। अभी ये मुश्किल दौर से आनंदीबेन पटेल और उनकी सरकार गुजर ही रही थी कि उसी समय शुरुआत हुई पटेलों के आरक्षण की मांग को लेकर के एक आंदोलन की। 22 साल के एक नौजवान ने 22 जुलाई 2015 को मेहसाणा में 5 लाख से ज़्यादा पाटीदारों को इकट्ठा किया। इसका नाम था हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल ने मंच से पाटीदारों के आरक्षण की मांग की, एक आंदोलन की शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह आंदोलन हिंसात्मक होता गया और बड़ी बड़ी घटनाएं हिंसा की होने लगीं। फिर आगे सरकार को इसे रोकना मुश्किल हो गया, जिसके चलते हार्दिक पटेल को गिरफ्तार करना पड़ा। फिर करीब कई ज़िले ऐसे थे जैसे सूरत, मेहसाणा, अहमदाबाद सहित कई तमाम जो ज़िले थे उस पर काबू पाने के लिए, हिंसा पर काबू पाने के लिए वहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ा था। 40 दिनों के बाद सरकार जो है आनंदीबेन पटेल की सरकार इस हिंसा पर काबू पा सकी। अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि उसी समय गिर सोमनाथ में एक दलित परिवार की जम करके पिटाई हुई। गाय का चमड़ा या कुछ इस तरीके से उतारने के आरोप लगाए गए और इसके बाद उस दलित परिवार की जम करके पिटाई हुई। दलित परिवार की पिटाई के बाद 3 दिन तक वहाँ पर एक आंदोलन चला और इस आंदोलन के बाद आनंदीबेन पटेल का विरोध उनके राज्य में और बढ़ गया। साथ ही साथ शुरुआत हुई उनकी पार्टी में भी उनके विरोध की। कारण इतने ही नहीं थे, एक और बहुत बड़ा कारण था जो आनंदीबेन पटेल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। वो कारण थे खुद अमित शाह। अमित शाह उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके थे पर गुजरात में उनकी रुचि कम नहीं हुई थी। गुजरात की सियासत में वो बराबर नज़र बनाए हुए थे और साथ ही साथ वो अपनी दखल अंदाजी को भी बनाए रखना चाहते थे। पर आनंदीबेन पटेल किसी दूसरे का निर्देश लेकर सरकार चलाने वाली नेताओं में से नहीं थी। अमित शाह के निर्देशों पर वो सरकार चलाने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में इन दोनों के बीच राड़ और बढ़ती जा रही थी।
दिसंबर 2015 में स्थानीय निकाय के चुनावों ने आनंदीबेन पटेल की स्थिति को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, परिणाम आए, तो शहरी क्षेत्रों में तो भारतीय जनता पार्टी को उसके अनुकूल परिणाम मिले, पर ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ठीक उसी समय दलितों की पिटाई का मुद्दा मायावती ने संसद में उठाया, जिसके बाद ये मुद्दा गुजरात से निकल करके राष्ट्रीय पटल पर बड़े मुद्दे के तौर पर सुर्खियों में बना। इसके बाद आनंदीबेन पटेल को ये लगने लगा कि अब उनकी सरकार चल पाना आसान नहीं है, कुर्सी खतरे में नजर आने लगी। तभी 1 अगस्त साल 2016 को एक फेसबुक पोस्ट आती है। ये फेसबुक पोस्ट आनंदीबेन पटेल के प्रोफाइल से की गई थी, जिसमें उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद से मुक्त किए जाने का आग्रह किया था। कुछ दिनों के बाद बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि की। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि उन्होंने बड़े नेताओं से, यानी केंद्र में जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनसे उन्होंने आग्रह किया है कि उनको पद मुक्त कर दिया जाए। इसके पीछे उन्होंने कई कारण बताए कि चूँकि चुनाव होने हैं, फिर समिट होनी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कारण में गिनवाया था। बहरहाल आनंदीबेन पटेल की इस फेसबुक पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मुद्दा भाजपा के संसदीय बोर्ड में उठा, संसदीय बोर्ड के सामने लाया गया। इसके बाद 7 अगस्त साल 2016 को आनंदीबेन पटेल को पदमुक्त कर दिया गया। आनंदीबेन पटेल की सरकार 2 साल 77 दिन तक चली। कई उपलब्धियां भी रहीं, पर कई सारी चीज़ें ऐसी रहीं जो नहीं गिना जाना चाहिए। आनंदीबेन पटेल की गिनती नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी नेताओं में होती है। ईमानदार छवि के चलते संगठन में भी उनकी पहुंच अच्छी मानी जाती थी। नरेंद्र मोदी को गुजरात मॉडल के साथ साथ नरेंद्र मोदी की खूब चर्चा होती है। नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी विकास पुरुष के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करती है। इस चेहरे को जो इमेज थी, उस इमेज बिल्डिंग में एक बड़ा योगदान आनंदीबेन पटेल का भी माना जाता है। ये माना जाता है कि जो टाटा को पश्चिम बंगाल की बजाय गुजरात में ज़मीन दी गई, वहाँ से टाटा को पश्चिम बंगाल से गुजरात लाने के लिए जो बड़ा कारण रही वो आनंदीबेन पटेल थी, उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध में जो किसानों को वहाँ से राजी करके और हटाने का काम आनंदीबेन पटेल ने किया था। जब राजस्व का वो जिम्मा संभाल रही थी बतौर मंत्री, तो उस समय उन्होंने 52% किसानों का डेटा और अंगूठे के निशानों का उन्होंने कंप्यूटरीकरण किया था। ये सारी जो थी वो इनके मंत्रिमंडल, इनके मंत्री काल से लेकर के और मुख्यमंत्री तक कई उपलब्धियां इनके हिस्से में आती हैं। फिर जब उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई तो ये माना जाने लगा कि अब वो नेपथ्य में चली जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। साल 2018 में उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया और फिलहाल आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण और बड़े राज्य की राज्यपाल का जिम्मा संभाल रही हैं, यानी पार्टी में उनका कद और पद अभी भी बरकरार है। बहरहाल आज के अंक में इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में नए मुख्यमंत्री और नए सियासी समीकरणों के साथ। धन्यवाद।